हेलो सीएमए स्टूडेंट्स। सो चलिए आज हम अपना चालू करते हैं आगे का डायरेक्ट टैक्सेशन का जो चैप्टर है वो जो अपना चल रहा था डायरेक्ट टैक्स। हम लोगों का चल रहा था डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हम लोगों का चल रहा था और उसके अंदर कल का जो हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर हम लोगों ने देखा था बेसिक्स। तो आज का जो लेक्चर है वो भी होने वाला है बेसिक्स के ऊपर ही, क्योंकि आपको पता है कि जो बेसिक्स है वो कैरी करते हैं नियर अबाउट 4 to 5 मार्क्स इन योर एग्जाम। सो देखिए डायरेक्ट टैक्स के अंदर जब हम डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो आपके मन में दो सवाल आएंगे। एक आएगा इनडायरेक्ट टैक्स और एक आप लोगों को मिलेगा डायरेक्ट टैक्स। मींस इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स के अंदर दो होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। हम लोगों को पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स, लेकिन फिर भी इसके लिए भी आपको एक ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए इसका भी कि ये होता क्या है। बाकी हम जो टच करते हुए चलेंगे वो चलेंगे डायरेक्ट टैक्स को। एज पर आवर सब्जेक्ट नेम डायरेक्ट टैक्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो इनडायरेक्ट टैक्स में देखो वो टैक्स होता है जो इनडायरेक्टली ना लिया जाए एज पर नेम। इसके अंदर होती है टू पार्टीज ए एंड बी। इसके अंदर हमेशा होती है टू पार्टीज। जैसे कि मान लीजिए ए है शॉपकीपर और बी है कंज्यूमर। ओके, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि हमको टैक्स लेना है। अभी मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए, उसको लेना है, उससे लेना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर गवर्नमेंट को टैक्स। गवर्नमेंट को उससे लेना है टैक्स। सो इनडायरेक्ट टैक्स है वो लिया जाता है जो आप डेली सेल करते हो, परचेज करते हो। अभी जैसे मान लीजिए इसने किया परचेज, इसने कोई चीज क्या किया परचेज। सो गवर्नमेंट जब इसके पास आएगी तो बोलेगी आप हमको टैक्स दो। तो ये बोलेगा टैक्स किस चीज पे दूं, तो बोलेगी टैक्स जो आपने परचेज किया है उन चीजों पे दो। फॉर एग्जाम्पल इसने थ्रू आउट द मंथ 3 चीजों का परचेज किया। इसने परचेज किया कोलगेट का, उसने परचेज किया शुगर का, उसने परचेज किया शूज का। तो जैसे कि मान लीजिए कोलगेट थी वो उसकी थी 100 रुपीज की, शुगर जो थी वो उसने ली थी 50 रुपीज की, शूज जो थे वो उसने लिए थे 300 रुपीज के। ओके, सो अब बात आती है कि उसके ऊपर उसको टैक्स कितना लगा होगा। सो जो टैक्स जो था उसके ऊपर वो था रुपीज। 100 रुपीज के ऊपर उसको टैक्स लगा मान लीजिए 10 रुपीज, 50 रुपीज के ऊपर टैक्स लगा 5 रुपीज और 30 रुपीज के ऊपर उसको टैक्स लगा 300 रुपीज के ऊपर 30 रुपीज। टोटल टैक्स कितना हो गया सर? टोटल टैक्स हो गया सर 45 रुपीज। ये क्या हो गया सर? ये टोटल टैक्स हो गया टोटल टैक्स। अभी अगर गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए मिस्टर ए से तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? इसके कंप्यूटेशन करना पड़ेगा कि उसको कितना टैक्स पे करना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम बार बार अगर जैसे कि मान लीजिए सिर्फ ए तो है नहीं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, जैसे बी है, सी है, डी है, राम श्याम, बहुत सारे हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा अगर हम सबके पास जाएंगे और सबसे अगर उनका मंथली स्टेटमेंट मांगेंगे तो ये बहुत ही बड़ा बर्डन हो जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर कि हम इतने लोगों को कैसा देखें कि उनका टैक्स कितना बनता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो शॉपकीपर आपको सामान देगा, जो शॉपकीपर है मिस्टर जो शॉपकीपर है मिस्टर बी, उससे उसी से हम टैक्स लेंगे। और मिस्टर बी को क्या बोला गया कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल करो, आप जो भी प्रोडक्ट्स सेल करो उसके ऊपर आप लो टैक्स इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। सो जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है? कि इनडायरेक्ट टैक्स है। आप बोलोगे कि सर हम तो जब शॉप पे जाते हैं तो जो हमारा शॉपकीपर है वो हमको बोलता है कि अगर आप शूज लोगे हमसे शूज और विथ आप लोगे टैक्स, विथ आप लोगे जीएसटी बिल, तो आपको ये पड़ेंगे 300 रुपीज की, 300 रुपीज की। बट अगर आप सेम शूज लोगे विदाउट बिल, विदाउट बिल, अगर आप सेम शूज विदाउट बिल लोगे तो आपको पड़ेंगे 280 रुपीज के। ओके, सो देखिए ये जो है ये इलीगल है इन द टर्म्स ऑफ लॉ। ये इलीगल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे शॉपकीपर क्या करेगा, ये जो 300 रुपीज थे इसमें से थी जीएसटी और एक थी उसकी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो उसमें थी वो उसकी नियर अबाउट होगी 250 और जीएसटी होगा वो नियर अबाउट 50। एक सपोज है आपके लिए। ओके, अभी उसने क्या किया, अगर वो आपको देता है विथ बिल तो जो ये 50 रुपीज है, ये जो 50 रुपीज है ये जाएगा गवर्नमेंट को, ये जाएगा गवर्नमेंट को एज ए टैक्स, एज अ टैक्स। बट अगर वो आपको सेल करता है विदाउट बिल
तो उसको भी प्रॉफिट है उस चीज में, उसको उस चीज में प्रॉफिट कैसे है? अगर वो विदाउट बिल आपको सेल करता है तो जो 20 रुपीज आपको उससे 20 रुपए लेस किए ना, तो 20 रुपए लेस करने के बाद भी उसको क्या बच गया? 30 रुपीज बच गया उसको एज ए प्रॉफिट। और वो आपको क्या लगता है, अगर वो आपको विदाउट बिल देगा तो क्या उसको सेल में दिखाएगा? वो उसको सेल में नहीं दिखाएगा, जिसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग एक वर्ड होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको हम प्रॉपरली शो नहीं करते गवर्नमेंट को टैक्स बचाने के लिए, तो ये वाली जो है ये यहाँ पे फॉलो होगी। और ये जो है ये इलीगल चीज है, अगर आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं तो आप लोग जन्म दे रहे हैं करप्शन को। सो प्लीज, अगर आप कोई भी सामान लें, बिल लीजिए, पक्का बिल लीजिए, जीएसटी बिल। और आजकल तो जो वारंटीज वगैरह होती हैं वो भी प्रोडक्ट्स की तभी दी जाती हैं जब आपके पास उस प्रोडक्ट का जीएसटी बिल है तो। सो इनडायरेक्ट टैक्स में दो पार्टी। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स के अंदर ओनली 1% होता है, 1%। जैसे कि मान लीजिए मिस्टर श्याम, मिस्टर श्याम। सो टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक ईयर है जिसका नाम है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मैंने आपको दो बताई थी, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। इंडिया के हिसाब से होती है 1 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, ये होती है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अभी देखिए, जितना मर्जी आप इनकम कमाइए, इनकम आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इनकम कल मैंने बताई थी आपको 2 टाइप्स, रियल इनकम, रियल इनकम और एक टैक्सेबल इनकम। सर रियल इनकम और टैक्सेबल इनकम। सो जितना मर्जी आप कमाइए, रियल इनकम के ऊपर क्या कभी टैक्स लगता है? नो टैक्स, टैक्स फ्री इनकम। लेकिन जब वो इनकम बन जाएगी टैक्सेबल इनकम, तो उस पर आपको क्या पे करना पड़ेगा? उस पर आपको पे करना पड़ेगा टैक्स। सो अगर कोई पर्सन है मिस्टर श्याम, उसकी जैसे गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल दिया, गवर्नमेंट ने, कि अगर आपकी इनकम है वो 5 लाख रुपीज से ज्यादा होती है, 5 लाख रुपीज से ज्यादा होती है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मिस्टर श्याम है, उनकी इनकम है 6 लाख रुपीज, तो उनकी टैक्सेबल इनकम हो गई 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज पे जो टैक्स देंगे वो मिस्टर श्याम देंगे, डायरेक्टली गवर्नमेंट को देंगे। सो डायरेक्ट टैक्स के अंदर एक बहुत ही एक एग्जाम्पल है, वो है इनकम टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। ओके, चलिए अभी हम लोगों ने थ्योरेटिकल बातों से इन चीजों को देखा। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सो उसके लिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डिफरेंस, डिफरेंस। आप अपने नोट्स में इसको ऐड कीजिए, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और देखिए ये ऐसे नहीं है कि मैं नोट्स बनवाता चल रहा हूं तो बिल्कुल थ्योरेटिकली आपको बताऊंगा, नहीं, मैं इन चीजों को आपको समझाऊंगा साथ साथ में। सो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने बेसिस ऑफ अकाउंट्स वाला सारा का सारा जो कॉलम्स वगैरह हैं वो सारे के सारे बनाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी स्केल से इसकी वो सारी की सारी वो जो चीजें वो बना लेते हैं, और फिर हम इसका अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएशन करेंगे ताकि वो समझने में भी आसानी हो और वो देखने में भी सुंदर हो। ओके, सो सबसे पहले आप ऊपर ही ऊपर लिखिएगा बेसिस। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है? बेसिस। और फिर आपको इसके बाद में यहाँ पे लिखना है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। और इसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है बेसिस, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स और यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स। बेसिस लिखूंगा मैं रेड पेन से। तो बेसिस होता है, बेसिस में आपको लिखना है इंसिडेंस, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। इसके बाद में आपको इनडायरेक्ट टैक्स में लिखना है इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन 2 डिफरेंट पर्संस। इंसिडेंस, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल्स, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन 2 different persons, on 2 different persons, incidence and impact falls on 2 different persons। और आपको डायरेक्ट टैक्स के अंदर लिखना है इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, इंसिडेंस, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल्स, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन सेम पर्सन, ऑन सेम पर्सन। जैसे कि इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल इसमें बोला है इनडायरेक्ट टैक्स में कि 2 पर्सन होते हैं। मैंने भी आपको बताया, एक कौन होता है? शॉपकीपर, एक कौन होता है? जो कस्टमर होता है वो। तो 2 पर्सन हो गए, दोनों ही लोग के अंदर बराबर की भागीदारी निभा रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या है? सेम पर्सन होता है, आपने ही कोई रियल इनकम कमाई, वो इनकम जब टैक्सेबल बनी तो आपने ही उस इनकम के ऊपर टैक्स दिया गवर्नमेंट को। ओके,
सो आशा करता हूं आप पहला पॉइंट समझ गए होंगे, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। सेकंड जो अपना पॉइंट है वो अपना है टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट मतलब कि ये जो टैक्सेबल है कब कब टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट में आप लिखिए परचेज, सेल, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, परचेज, सेल स्लैश मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, परचेज, सेल, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज, एंड प्रोविजंस एंड प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज, प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। जबकि आप डायरेक्ट टैक्स में लिखिए अर्निंग द टैक्सेबल इनकम, अर्निंग द टैक्सेबल इनकम, अर्निंग द टैक्सेबल, अर्निंग द टैक्सेबल इनकम, अर्निंग द टैक्सेबल इनकम has taxable wealth by the assessee, taxable wealth by the assessee, taxable wealth by the assessee। ओके, इसका मतलब है कि जब आप परचेज करते हो, सेल करते हो, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स करते हो, उसी समय इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता है। पहले क्या था, जब कोई अगर अपन छोड़े कुछ एक प्रोडक्ट को छोड़ दे तो आज भी, तो आज वो जो टैक्स है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पे आज ही वो टैक्स है जिसका नाम है एक्साइज ड्यूटी। सो परचेज हो, सेल हो या फिर कोई मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स हो, और प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब ओला, उबर, तो इनके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है, जीएसटी पे करनी पड़ती है। अगर आपने कोई सर्विस ली है, प्रोडक्ट्स लिया है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन जब मैंने आपको बताया आप कितना भी रियल इनकम कमाओ, कोई मनाही नहीं है, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, लेकिन जब वो रियल इनकम कन्वर्ट हो गई टैक्सेबल इनकम में, तब आपको उस इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या बोला है, ये टैक्सेबल कब होगी, जब अर्निंग द टैक्सेबल इनकम और टैक्सेबल वेल्थ बाय द असेसी। असेसी कौन होता है, असेसी वो पर्सन होता है जिसकी जो इनकम है वो रियल इनकम नहीं होगी, टैक्सेबल इनकम होती है। ओके, सो थर्ड पॉइंट है लेवी एंड कलेक्शन। थर्ड पॉइंट है लेवी एंड कलेक्शन। ओके, लेवी एंड कलेक्शन मतलब इसको लेड कौन करता है और कलेक्शन कौन करता है इसका। ओके, सो इसके अंदर आप लिखोगे इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आप लिखना है लिव्ड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर, लिव्ड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर बट पेड, फ्रॉम द कंज्यूमर बट paid deposited to the government, as deposited to the government by the dealer or seller। और अगर आप बात करो इनडायरेक्ट, या अगर आप बात करो डायरेक्ट टैक्स की, तो इस केस में lived and collected from the assessee, lived and collected from the assessee, person who earns the income, or person who earns the income, इसका मतलब है सर लिव कौन करता है और कलेक्ट कौन करता है। तो अगर अपन अब बात करें कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो देता है टैक्स वो तो देता है कंज्यूमर, लेकिन कलेक्ट कौन करता है सर, कलेक्ट करता है जो शॉपकीपर होता है वो कलेक्ट करता है। और सर ये टैक्स जाता किसके पास है, डिपॉजिट किसके पास होता है, सो ये गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट होता है। लेकिन अगर अपन बात करें डायरेक्ट टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स में पे कौन करता है, कंज्यूमर और या फिर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट ही पे करता है, लेकिन वो तभी पे करता है जब वो एसएससी बने। और एसएससी कौन होता है, जिसकी इनकम है वो टैक्सेबल हो। तो इस केस में ओनली वन पार्टी है, डायरेक्टली एसएससी जो टैक्स का पेमेंट है वो करेगा गवर्नमेंट को, और वो कब करेगा, फाइनेंशियल ईयर के एंड में। ओके, अब बात करते हैं इनके नेचर्स की, कि इनका नेचर जो है वो कैसा कैसा होता है 1 मिनट। ओके, सो अभी बात करते हैं अपन इनके नेचर की। सो जब अपन बात करेंगे इनके नेचर की, तो देखिए नेचर, सब मैं यहां पे लिखता हूं नेचर, NATURE, नेचर। सो नेचर में जब अपन बात करेंगे तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो है रिग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर।
सर रिग्रेसिव इन नेचर का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है रिग्रेसिव इन नेचर that is all person will bear equal burden of tax. all persons will all persons will bear equal burden of tax. equal burden of tax. All persons will bear equal burden of tax on goods or services consumed. On goods or services. On goods or services consumed. On goods or services consumed by them irrespective of their ability. By them irrespective of their ability. By them irrespective of their ability. irrespective of their ability. इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब अभी हम समझेंगे। जब अपन बात करें डायरेक्ट टैक्स की तो वो है प्रोग्रेसिव इन नेचर। वो क्या है? वो है प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर जिसका मतलब है दैट इज हायर टैक्स आर लेव्ड ऑन पर्सन। हायर टैक्स are levied on the persons. Higher tax are levied on the persons earning higher income and vice versa. Earning higher income and vice versa. Okay. इसका मतलब है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो रिग्रेसिव है नेचर के अंदर। मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स है उसका जो आप, मैं अगर आपको सीधी भाषा में समझाऊं तो उसका दिल है वो बहुत ही पत्थर दिल है। तो रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब वो नहीं देखता कौन अमीर है कौन गरीब है। अगर आपने उसके अंडर में जो चीजें आती हैं उनका अगर आपने उपयोग लिया तो आपसे वो टैक्स लेगा। बट जो डायरेक्ट टैक्स जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसका बेचारे का मोम जैसा दिल है। वो बोलता है कि अगर आप उसको पे करने के लिए, जैसे आपकी अगर कंडीशन है, आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करते, आपकी इनकम अच्छी खासी है, तो आप उस टैक्स को पे कीजिए वरना कोई बात नहीं। मतलब कि रिग्रेसिव का मतलब होता है कि वो फिक्स है, वो नहीं देखता कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आपकी एबिलिटी है क्या, आपको पे कर सकते हो या नहीं कर सकते। लेकिन डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव है, मतलब कि वो उसी पर्सन को पे करना होता है जो उसके अंदर दायरे के अंदर आता हो या फिर जो एबल हो टैक्स पे करने के लिए। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसके 2 पॉइंट्स और बचे हैं तो अभी मैं इसकी जो ये लाइन्स अपन ने खींची थी इनको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। ओके, इतना शायद सफिशिएंट रहेगा मेरे हिसाब से। ओके सो स्टूडेंट्स, इसके बाद में आप लोगों को लिखना है नेचर के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पे आप लोगों को डालना है पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझने में भी आसानी होगी। आप अपने नोट्स में भी इसको ऐसे ही बनाइएगा ताकि जब आप इसको रिवीजन करें तो आपको लगे कि हाँ बिल्कुल हमने कुछ पढ़ा है। सो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। एडमिनिस्ट्रेटेड by the central board of tax and customs administered by the central board of tax and customs CBIC। इसके बाद में आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके बाद में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, लेकिन डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा किया जाता है? एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एडमिनिस्ट्रेटेड by the central board of direct tax, central board of direct tax CBDT, central board of direct tax, department of revenue Ministry of Finance,
और इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, लास्ट पॉइंट जो अपना आता है, जो अपनी डिफ्रेंशिएशन का, वो आता है एग्जाम्पल्स, कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। सो जब अपन देखिए, ये मैंने तो आपको समझाया नहीं एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है ये कौन कौन इसके ऊपर रूलिंग बॉडी है। तो अगर अपन बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो वो है एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्स एंड कस्टम, सीबीआईसी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, अगर अपन बात करें डायरेक्ट टैक्स के केस में, तो डायरेक्ट टैक्स के केस में एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एग्जांपल्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स के, वो है सबसे बड़ा एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी मैंने आपको बताया था, एक्साइज ड्यूटी है वो सिर्फ अभी सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे ही है। ऑन, तो इसके बारे में आप लिखिए ऑन selected, on selected products only, on selected products only, on selected products only। एक्साइज ड्यूटी आपने लिखा, फिर आप लिखिए कस्टम ड्यूटी एसेट्रा, कस्टम ड्यूटी एसेट्रा, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा। ओके, लेकिन अगर अपन बात करें डायरेक्ट टैक्स की, तो इसके अंदर है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इनकम टैक्स, इक्विलाइजेशन लेवी एसेट्रा, इक्विलाइजेशन लेवी एसेट्रा। मतलब कि इसके अंदर अगर अपन बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो हैं जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स एंड कस्टम ड्यूटी एसेट्रा। लेकिन जब अपन बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की, तो इसके अंदर जो एग्जांपल है वो है इनकम टैक्स और इक्विलाइजेशन लेवी। ओके, अभी अपन बात करते हैं कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है टैक्सेस की, तो आप हेडिंग डालेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ टैक्सेस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है जो अपना भारत का संविधान जिसको आप सभी बोलते हैं, वो कितना वैलिडेट करता है इनको। सो हम लोग हेडिंग डालेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ टैक्सेस, वैलिडिटी ऑफ टैक्सेस, मतलब कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन टैक्सेस को कितना वैलिडेट करता है। सो इसमें आप लिखिए आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 265 of the Constitution, Article 265 of the Constitution lays down that no tax shall be levied, lays down that no tax shall be levied, and lived or collected except authority of law। इसका मतलब क्या है, ये मैंने रेड कलर से इसलिए लिखा है, इसका मतलब बहुत बड़ा है, ये आपको लाइन देखने में एक लग रही होगी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहां तक इन टैक्सेस को सपोर्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए आप हो मिस्टर श्याम, मैं आपको ये थोड़ा सा समझाता हूं तब आपको समझ में आएगा और अच्छे से। आप हो मिस्टर श्याम हो आप, आपकी इनकम है सर पर एनम है 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या टैक्सेबल है, मैं आपको बता देता हूं, चलिए टैक्सेबल है, ये है टैक्सेबल इनकम, ये रियल इनकम है, रियल इनकम से बन गई टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपीज। आपके पास एक व्यक्ति आया, कौन, मिस्टर एक्स, उसने बोला कि सर आपकी टैक्सेबल इनकम है। मिस्टर श्याम ने उसको बोला बिल्कुल सर यस टैक्सेबल इनकम है, और तो उन्होंने बोला कि बताओ कितना टैक्स दूं, टैक्स का अमाउंट आप मेरे को बताओ कि मैं आपको कितना टैक्स पे करना है, मेरे को टैक्स का अमाउंट है वो आप मेरे को बताओ। सो मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स ने अपना कैलकुलेटर निकाला और कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके बताया सर आपका टैक्स है 30,000 रुपीज, 30,000 रुपये सर आपका टैक्स है। सो मिस्टर श्याम ने बोला बिल्कुल एग्रीड, आई एम एग्रीड विद यू, और मैं आपको एक टैक्स पे कर देता हूं, लेकिन एक दिक्कत है। तो मिस्टर एक्स ने बोला बताओ क्या दिक्कत है। सो मिस्टर श्याम ने बोला कि दिक्कत ये है कि मैं आपको पेमेंट करूंगा चेक से। तो मिस्टर एक्स ने बोला नो प्रॉब्लम, चेक इज ऑलवेज एक्सेप्टेड, चेक एक्सेप्टेड है सर, आप नो प्रॉब्लम आप हमको चेक से पेमेंट कर दीजिए। लेकिन चेक जब ये मिस्टर श्याम है ये चेक बनाएंगे तो इसके अंदर 2 के अंदर किसका नाम लिखेंगे, दिक्कत थी ये।
अब मिस्टर एक्स बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, मेरे नाम से चेक बना दीजिए। सो क्या मिस्टर श्याम का ऐसा करना सही होगा? सो आपका आंसर होगा नो, इट इज इलीगल, इट इज इलीगल। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो बिल्कुल गलत है, इट इज इलीगल। ओके, इट इज इलीगल, इलीगल, ये बिल्कुल गलत है। नो, इट इज इलीगल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों? सो आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कहता है, हमारा अनुच्छेद 265 हमारे संविधान का कहता है कि दैट कि नो टैक्स शैल बी लेव्ड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। जिसको अथॉरिटी हो सिर्फ वही टैक्स कलेक्ट कर सकता है। और अगर अपन मैं बात करूं अपने इंडिया की, तो इसमें जो अथॉरिटी मिली हुई है वो अथॉरिटी मिली हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही अथॉरिटी है। फिर वो अपने नीचे बनाई हुई है उसने जो फर्म्स बनाई हुई है जिनका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी, दोनों बनाए हुए हैं उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, इसने बनाए हुए हैं अपने अंडर में दो। एक तो है आपने को मैंने अभी बताया CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, और एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये इसने दो अपने नीचे बना रखे हैं। और फिर इनकी भी क्या है, सब बॉडीज है। जैसे कि इसकी सब बॉडीज है, इसकी सब बॉडीज है, फिर इनकी सब बॉडीज है। वो ही सिर्फ टैक्स कलेक्ट कर सकती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ टैक्स क्या है। ओके, फिर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीड विद शेड्यूल 7 डिवाइड सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय लेजिस्लेटर इनटू 3 कैटेगरीज। इसके बाद आर्टिकल 246 है वो टैक्स के लिए 3 कैटेगरीज बांटता है। मतलब कि आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेड विद शेड्यूल 7, आर्टिकल 246 शेड्यूल 7, शेड्यूल 7, 1 मिनट, शेड्यूल 7 SCHEDUL, शेड्यूल 7 बताता है डिवाइड्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्स इनटू 3 लिस्ट्स, डिवाइड्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्स, डिवाइड सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्स इनटू 3 कैटेगरीज। ये 3 कैटेगरीज में टैक्स के सब्जेक्ट मैटर को डिवाइड करता है। नेमली ए जो है वो है यूनियन लिस्ट, ए जो है वो है अपनी यूनियन लिस्ट, बी जो है अपनी वो है अपनी स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और जो नंबर सी है वो अपनी है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, सो देखिए यूनियन लिस्ट है ये आती है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के। स्टेट लिस्ट है ये आती है स्टेट गवर्नमेंट के, और ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये आती है बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है। मतलब समझिएगा आप, देखिए जो सब्जेक्ट मैटर है टैक्स का कि कौन सा टैक्स कौन लेगा, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉ ने क्या किया, एक लिस्ट निकाली जिसके अंदर से एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, सो यूनियन लिस्ट जो है उसमें ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ लेजिस्लेशन ऑन सब्जेक्ट मैटर्स कवर्ड इन द लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट मैटर्स होंगे, जो भी इसके अंदर सीरियल वाइज जो प्रोडक्ट्स जो दे रखी होंगी नेम, उनके अंडर अगर आपका टैक्स आता है तो आपका टैक्स जो है वो आपसे लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में वह सारी सूचीबद्ध तरीके से दी हुई है कि अगर इन इन चीजों से आपकी इनकम है, इन इन सोर्स से ऐसी ऐसी इनकम है, तो सर आपसे जो टैक्स पेमेंट लेगी वो लेगी सर स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जब बात करें कॉन्करेंट लिस्ट की, तो इसके अंदर जो चीजें दे रखी हैं उनके अंदर इसके अंदर जो कवर्ड है लिस्ट के अंदर, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, वो है बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन पास लेजिस्लेशन ऑन सब्जेक्ट मैटर्स। मतलब कि आपसे इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ले सकती है, वो दोनों स्वतंत्र है आपसे टैक्स लेने के लिए। मींस इसके अंदर आपसे कोई भी टैक्स ले सकती है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अभी अपन बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉस की। आप लोग हेडिंग डालिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉस।
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉस के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसके अंदर फिर भी आप थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना लीजिए ताकि आप भूले नहीं। इसके अंदर सबसे पहले आप लिखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सबसे हेड इनका कौन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से फिर नीचे कौन होता है, फिर इससे नीचे होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इससे नीचे कौन होता है, इससे नीचे होता है सर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और सर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से बाद में कौन होते हैं, बाद में सर ये दो लोग होते हैं, एक तो होते हैं CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। इसकी आप पूरी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, लिखा भी देता हूं मैं वैसे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, और एक होता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ओके, इसके बाद में आप देखिए बोथ ऑफ द बोर्ड्स हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। ये जो दोनों के दोनों बोर्ड है, ये इनकी जो पावर्स है वो है अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963, अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। ओके सर, अभी देखिए, अभी आप लोग बात करेंगे कि सर इनकम टैक्स 1961 आपने बताई इनकम टैक्स। अभी अपना काम है डायरेक्ट टैक्स की बात करना। डायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा टैक्स है इनकम टैक्स एक्ट, तो आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है उसकी अपन बात करते हैं। तो जब अपन बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, तो देखिए इनकम टैक्स 1961 की जब अपन बात करेंगे तो आप हेडिंग डालिए एक इनकम टैक्स 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके अंदर आप लोग लिखिए दिस कंटेन्स प्रोविजंस फॉर, इसके अंदर आप सिर्फ लिखिए इतना कंटेन्स प्रोविजंस फॉर, ये कंटेन करता है प्रोविजंस किसके लिए, फॉर में फिर आप लिखिए पॉइंट नंबर 1 डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये क्या करता है, मैं अभी आपको समझा देता हूं, पहले आप इसको लिख लीजिए डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। और देखिए जो पढ़ाई नोट्स बना के होती है, वो पढ़ाई मैं आपको बता रहा हूँ, वो पढ़ाई बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि उसके अंदर जब भी आप रिवीजन करने आओगे तो आप अपनी शॉर्ट नोट से रिवीजन कर सकते हो। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी आपने लिखा। इसके बाद में आप लिखिए प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, प्रोसीजर फॉर असेसमेंट अपील्स, थर्ड नंबर प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, प्रोसीजर फॉर असेसमेंट अपील्स, प्रोसीजर फॉर असेसमेंट अपील्स, पेनल्टीज एंड प्रिकॉशंस, पेनल्टीज एंड प्रिकॉशंस, पेनल्टीज एंड प्रिकॉशंस, पेनल्टीज एंड प्रिकॉशंस एंड फिर आप लिखिए पॉइंट नंबर 4 नंबर पॉइंट जो है वो होता है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज, ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज। मतलब क्या है कि जो अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो किसके साथ डील कर सकता है, ये डील करता है प्रोविजंस है इसके अंदर कौन कौन से प्रोविजंस है सर, इसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर प्रोविजंस है जिनको पढ़कर आप पता लगा सकते हैं कि ये जो इनकम है ये टैक्सेबल है या नहीं है। आप देख सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी कि क्या जो पर्सन है वो टैक्स देने के लायबल है या नहीं है, या फिर उसकी जो इनकम है वो टैक्स एग्जेप्टेड है या नहीं है। थर्ड आता है प्रोसीजर फॉर असेसमेंट अपील्स, पेनल्टीज एंड प्रिकॉशंस, मतलब कि इसको आप देखोगे कैसे आप इसका असेसमेंट करोगे, कितनी टैक्सेबल है, कितनी रियल है, कितनी नॉन टैक्सेबल है। अपील्स आप कैसे अपील कर सकते हो, पेनल्टीज कौन कौन सी हैं जो आपके ऊपर लगाई जा सकती है, क्या क्या प्रिकॉशंस है, सावधानियां जो आप बरत सकते हो। व्हाइल रीडिंग द इनकम टैक्स एक्ट यू विल नो ऑल द थिंग्स अबाउट इट। एंड पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास क्या क्या पावर है, क्या क्या उनकी ड्यूटीज हैं, इन सारी चीजों के बारे में भी हमको बताता है इनकम टैक्स 1961। ओके, सो अभी बात आती है इनकम टैक्स रूल्स 1962। इसके ऊपर क्या हुआ, इसके ऊपर रूल्स लाए गए जिसको नाम दिया गया इनकम। देखिए आपको छोटी छोटी चीजें समझते हुए चलना है ताकि क्या फिर आपको आगे चले कोई भी दिक्कत नहीं। इनकम टैक्स रूल्स 1962, इनकम टैक्स रूल्स 1962।
इनकम टैक्स रूल्स 1962 के अंडर क्या है? रूल्स कंटेन्स प्रोसीजरल गाइडलाइंस इशूड बाय द सीबीडीटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टैक्सेशन। इसके अंदर क्या है? रूल्स हैं जो किसके द्वारा इशू किए गए हैं? रूल्स इशूड बाय सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग टैक्सेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग टैक्सेशन। ओके, इसमें क्या है? रूल्स दिए गए हैं कि आप जिनके द्वारा आप पता लगा सकते हो कि टैक्सेशन को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है As per section 295 of the board may subject to the control of the central government make rules for the whole or any part of India for carrying out the purpose of this tax। मतलब कि आर्टिकल 2 एज पर सेक्शन, आपका जो सेक्शन है 295, उसके ऊपर जो उसके हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्वतंत्र है। एज पर सेक्शन 229 सेंट्रल गवर्नमेंट इज फ्री, सेंट्रल गवर्नमेंट इज फ्री, सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये मैं बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में आपको लिखवा रहा हूं ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। सेंट्रल गवर्नमेंट इज फ्री फॉर मेकिंग रूल्स फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस टैक्स इज फ्री टू मेक एनी रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ द टैक्सेशन in whole or any part of country इसका मतलब है कि एज पर सेक्शन 295 सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, उसको पावर दी गई है कि वो रूल्स बना सकता है। किसके लिए? पर्पस के लिए। टैक्सेशन कैसे कैसे लागू होगा पूरी कंट्री के लिए वो एक रूल बना सकता है और हर स्टेट के लिए एरिया वाइज वो अलग अलग रूल्स बना सकता है। Such rules are made applicable by notification in the Gazette of India। और ये कब होगा? ये होगा when published, ये होना चाहिए। These such rules are made applicable by notification in the when published, या फिर आप बोल सकते हो notification in the Gazette of India, notification in the Gazette of India, notification in the Gazette of India, Gazette of India, Gazette of India एक प्रकार से बताओ आपका एक बॉन्ड टाइप से बन के आता है जिसके अंदर सारे के सारे नोटिफिकेशन चाहिए होते हैं। तो उसके अंदर इसका ये तभी एप्लीकेबल होगा जब इसको गैजेटेड ऑफ इंडिया के अंदर इसको पब्लिश किया जाए, इसको लिखा जाए, तभी ये होगा एप्लीकेबल होगा। ओके, ये फर्स्ट मेड इन 1962, आप लिखिए यहाँ पे फर्स्ट मेड इन 1962 and are also known as income tax route and also known as income tax act, also known as income tax act 1962। ओके, मतलब ये जो बनाए गए थे 1962 में बनाए गए थे और इनको जाना जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1962 के नाम से भी इनको जाना जाता है। फिर बात आती है सर, हमने सीख लिया इनकम टैक्स एक्ट, सीख ली इनकम टैक्स के रूल्स सीख लिए। फिर सर इनके अंदर एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है एनुअल अमेंडमेंट्स होते हैं इनके अंदर। तो वो क्या क्या होते हैं सर? सो उनके लिए चलिए अपन देखते हैं कि एनुअल अमेंडमेंट्स क्या क्या होते हैं। एनुअल अमेंडमेंट्स होते क्या है? जब अपन बात करें एनुअल अमेंडमेंट्स की, तो एनुअल अमेंडमेंट्स का मतलब होता है इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल्स undergoes several amendments every year through the union budget. Several amendments are made through the union budget. Several amendments are made through the union budget. अब जैसे मान लीजिए आप कोचिंग कर रहे हो, कोचिंग, आप हो मिस्टर राम, आप कर रहे हो कोचिंग, आपने ले रखी है कोचिंग क्लासेस, सर कोचिंग क्लासेस एवरी ईयर आर मेड थ्रू द यूनियन बजट एवरी ईयर। सो आपने ले रखी है कोचिंग क्लासेस, आपने जो कोचिंग क्लासेस ले रखी हैं वो आपने ले रखी हैं ज्ञान सागर प्राइवेट लिमिटेड कोचिंग क्लासेस है एक, उससे आपने कोचिंग क्लासेस ले रखी है। अभी आप हो
सीएमए इंटर में, आप सीएमए इंटर में हो, आपकी जो फीस है, जो कोचिंग क्लासेस आपको चार्ज कर रही है, जो आपकी फीस है वो है 40,000 रुपीज पर ईयर, पर एनम 40,000 रुपीज आपकी जो फीस है। बट ये जो बात है, ये जो बात मैंने आपको बताई है, ये बताई है 2018 की। तो क्या 2020 में भी सेम फीस होगी? नहीं होगी। क्या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो फीस भी बढ़ेगी, कोचिंग में टीचर्स के भी पैसे बढ़ेंगे, सैलरी भी बढ़ेगी टीचर्स की, जो कोई एक्सपेंस हो रहे हैं कोचिंग क्लास को चलने में वो भी बढ़ेंगे। तो उस समय क्या होगा, एक बीच में इसमें इस फीस के अंदर क्या तो इंक्रीज होने के चांसेस रहेंगे, बट अगर ऐसा होता तो नहीं, लेकिन अपन मान ले कि डिक्रीज भी हो सकता है, अगर मान ले कि डिक्रीज भी हो सकता है, तो जो इसके ऊपर इंक्रीज और डिक्रीज आएगा ना, ऐसे ही जो हमारे जो सेवरल जो रूल्स होते हैं उनके अंदर थे अमेंडमेंट्स, कुछ इनसे काट छाट होती है हर ईयर थ्रू द यूनियन बजट। इसके अंदर बोला है एवरी ईयर ए बिल इज प्रेजेंटेड बाय बिफोर द पार्लियामेंट by the finance minister containing various amendments which are sought to be made in areas of direct and indirect tax levied by the central government. So इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है every year, every year, every year finance bill is presented before the parliament. A finance bill is presented, a finance bill is presented किसके सामने? पार्लियामेंट के सामने। पार्लियामेंट के सामने एक बिल जो पेश किया जाता है जिसके अंदर क्या होते हैं, वेरियस अमेंडमेंट्स होते हैं। जिसके अंदर क्या होते हैं सर? जिसके अंदर होते हैं वेरियस अमेंडमेंट्स। इसमें से वेरियस अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं विच आर शोड टू बी मेड, जो होने चाहिए किसमें? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। मतलब कि एवरी ईयर ए फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, किसके सामने? पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं, जो कि सर कैरी करते हैं वेरियस अमेंडमेंट्स, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर सोचते हैं कि होने चाहिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की फील्ड में, किसके द्वारा? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या होगा, हमने उन बिल को पेश कर दिया, तो अब क्या होगा, अब आगे जो प्रोसेस जाएगा ये जाएगा व्हेन द फाइनेंस बिल इज अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये जाएगा बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये जाएगा बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जब ये पार्लियामेंट में शो होगा तो ये बोथ हाउसेस में जाएगा। हाउसेस की अगर अपन बात करें तो दो होते हैं, अपर हाउस एंड देन लोअर हाउस। टू हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के, अपर एंड लोअर। दोनों में से अगर पास, इफ पास बाय द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव्ड हो जाता है एंड रिसीव द एसेट बाय द प्रेसिडेंट, फिर क्या पे जाएगा ये? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से पास, तो फिर लिख लेगा ये प्रेसिडेंट के लिए, फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। और अगर एसेट बाय द प्रेसिडेंट इट बिकम द फाइनेंस एक्ट, अगर उसने प्रेसिडेंट ने भी उसको कर दिया पास, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा इट बिकम्स फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट के तहत वो क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट के तहत वो क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। द प्रोविजन ऑफ सच फाइनेंस एक्ट आर देयर आफ्टर इनकॉर्पोरेटेड इन, और फिर वो जो भी वो बिल था वो जुड़ जाएगा किसके अंदर? फाइनेंस एक्ट के तहत वो जुड़ जाएगा और फिर वो भी लागू हो जाएगा। ओके, if on the first day of April of the assessment year the new finance act not been enacted, the provision in force in the preceding assessment year on the provisions proposed finance bill before the parliament wherever is more beneficial to the assessee will apply until the new provision become effective. Okay, section 294 क्या कहता है? section 294 जो है अपना वो कहता है कि अगर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से पहले पहले जो आप अमेंडमेंट कर रहे हो वो पास नहीं हुआ, तो फिर पूरी फाइनेंशियल ईयर जो पुराने वाले या फिर जो बेनिफिशियल हैं एसएससी के लिए, वही जो प्रोविजंस हैं वही उसको फॉलो होंगे, उस पूरी कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में वही फॉलो होंगे, भले ही आप नई ईयर से नए प्रोविजंस ला रहे हो, वो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आता है सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस बाय सीबीडीटी। इसके बाद में आप लोग हेडिंग डालिए, आप लोगों को मैं बताऊंगा। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सर्कुलर्स एंड clarifications by CBDT, clarifications by CBDT। अब सर ये सर्कुलर्स क्या होती है? तो सर अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो और वो जगह है कोई फर्म, अगर वो कोई फर्म है, अगर वो कोई टेम्पल है, या फिर इसमें तो ज्यादातर, इनमें तो ज्यादातर इतना रोल नहीं होता है, लेकिन अगर अपन बात करें किसी कंपनी की,
अगर उसके अंदर कोई वैकेंसी आने वाली है तो उस वैकेंसी के लिए क्या होता है, पहले एक सर्कुलर जारी होता है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर। और क्लैरिफिकेशन, जैसे मान लीजिए आप हो, आपको देखने गवर्नमेंट को लग रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप टैक्स चोरी कर रहे हो, टैक्स चोरी, तो आपके ऊपर क्या होगा, आपके आपको मिलेगा एक नोटिस बाय द इनकम टैक्स ऑफिस, नोटिस बाय द इनकम टैक्स ऑफिस। और उससे क्या मांगा जाएगा, उसमें मांगा जाएगा आपसे आपको क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन एक तरफ से होती है सफाई बाय द सीबीडीटी। सीबीडीटी कौन होता है, सीबीडीटी होती है रूलिंग अथॉरिटी, इसका नाम होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, सो इसके अंदर बोला है ए, यूएस 119 द बोर्ड में इशू सर्टेन सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हिच हैव टू बी फॉलोड एंड अप्लाइड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। मतलब कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बोलती है कि सेंट्रल जो सीबीडीटी है वो टाइम टू टाइम सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशन जो है वो जारी करेगी, और वो मानने पड़ेंगे टैक्स अथॉरिटीज को। जो टैक्स की अथॉरिटीज हैं पर्टिकुलरली रीजन में, पर्टिकुलरली मींस थ्रू आउट द कंट्री, जो भी अथॉरिटीज बनाई हुई है, जैसे कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन सभी को इनको क्या होगा, मानना पड़ेगा, वो उन सभी के लिए क्या होगी, लागू होगी। ओके, effect of circulars. These circulars or clarifications are binding upon the income tax authorities, but the same are not binding on the assessee. However, assessee can claim benefit under such circulars. मतलब कि ये जो सर्कुलर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बाइंडिंग ऑन द, आप लोग लिखिए, दीज सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस आर बाइंडिंग अपॉन द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। ये है बाइंडिंग अपॉन द इनकम टैक्स अथॉरिटीज, बाइंडिंग upon the income tax authorities, binding upon the income tax authorities, but not binding, upon the assessee, but not binding on the assessee, means ये जो भी क्लैरिफिकेशंस एंड जो भी ये सर्कुलर जारी होंगे, जो अपने सीबीडीटी के द्वारा वो बाइंडिंग होंगे, वो बाइंड करेंगे, वो पाबंद करेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, लेकिन वो पाबंद नहीं करेंगे एसएससी को। तो एसएससी कैन क्लेम बेनिफिट, एसएससी कैन क्लेम बेनिफिट। एसएससी जो होता है, जो टैक्स पेयर होता है, वो कर सकता है कैन क्लेम बेनिफिट अंडर सच सर्कुलर्स, मतलब कि वो जो एसएससी है, जो टैक्स पेयर है, उसको ये बाइंड नहीं करती है, उनको फॉलो अप करना, तो वो क्या कर सकता है, वो क्लेम कर सकता है बेनिफिट के लिए अंडर, किसके अंडर में, अंडर सच सर्कुलर्स। वो क्या कर सकता है, बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकता है, लाभ के लिए क्लेम कर सकता है। ओके, सो दीज सर्कुलर्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल और द कोर्ट्स। ये और ये किसके ऊपर भी नहीं होंगे, कोर्ट्स जो होते हैं, टैक्स कोर्ट, उनके ऊपर भी ये बाइंडेबल नहीं होते हैं। फिर अपन बात करेंगे, छोटी सी अपन बात करेंगे जुडिशियल डिसीजन की, अपन लोग बात करेंगे जुडिशियल डिसीजन की। इसके बाद में एक पॉइंट हो रहा है जुडिशियल डिसीजन। फिर हम क्या करेंगे, आज की क्लास को भी हम लोग ऐड करेंगे जुडिशियल डिसीजन पढ़ने के बाद में। जुडिशियल डिसीजन, जुडिशियल डिसीजन, DISISI। ओके, जुडिशियल डिसीजन क्या होता है सर, जुडिशियल डिसीजन? चलिए सर हम पढ़ते हैं जुडिशियल डिसीजन होता क्या है। सो जुडिशियल डिसीजन का मतलब होता है, it is not possible for the parliament to conceive and provide for all possible issues that may arise from in the implementation of any act. Hence, the judiciary will hear out the disputes arising with the income tax department and taxpayer and give decision on various items. मतलब कि पार्लियामेंट जो होता है उसको ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो सबकी बात सुने, किस किस की, इनकम टैक्स अथॉरिटीज की, इनकम टैक्स अथॉरिटीज और किसकी, टैक्स पेयर्स की। मतलब कि देखिए, अगर बोल दिया जाए कि आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी एक्ट से, तो आप जाइए पार्लियामेंट के पास, तो क्या ऐसे काम चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। फिर पार्लियामेंट के पास, फिर पार्लियामेंट चलेगी कैसे? तो पार्लियामेंट के पास अपने और भी बहुत से काम है, तो उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट ने क्या किया कि अगर टैक्स पेयर को किसी भी अमेंडमेंट से, किसी भी एक्ट से कोई दिक्कत है, तो वो क्या करे, अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज इन दोनों को दिक्कत है तो वो किसके पास जाए, वो क्या करे, द जुडिशरी, वो जुडिशरी के पास जाए, जो जुडिशरी कोर्ट्स होते हैं उनके पास जाए, और जो जुडिशरी उनको डिसीजन देगी, जो जुडिशरी का डिसीजन होगा वो माना जाएगा फाइनल डिसीजन। वो डिसीजन क्या होगा, वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा, और माना जाएगा कि जो डिसीजन है ये दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा।
वो पार्लियामेंट जैसा एक डिसीजन मान के उसको फाइनल डिसीजन जो है वो माना जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पार्लियामेंट के बर्डन भी नहीं बढ़ेगा और जो काम है वो भी स्मूथली चलता रहेगा। इसमें आता है डिसीजन बाय द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर फर्स्ट आता है डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो आप हेडिंग नंबर डालेंगे 1, इसके अंदर आप लिखेंगे डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के अंदर है एनी डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी एप्लीकेबल एज लॉ till there is any change in law by the parliament. Such decisions are binding on all the courts, tribunals, income tax authorities, SSC, etc. मतलब कि अगर इसने दे दिया कोई डिसीजन, फॉर एग्जांपल ये है सुप्रीम कोर्ट, ये है सुप्रीम कोर्ट, इसने दे दिया कोई डिसीजन, इसने दे दिया कोई डिसीजन, तो वो क्या है, एप्लीकेबल होगा टैक्स पेयर्स के ऊपर, टैक्स पेयर्स के ऊपर, टैक्स अथॉरिटीज के ऊपर, टैक्स अथॉरिटीज के ऊपर, और किसके ऊपर सर, वो एसएससी के ऊपर होगा जो टैक्स पेयर में आ गया, वो ऑल कोर्ट्स के ऊपर होगा, सभी के सभी कोर्ट्स को वो मानना होगा, ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनको वो मानना होगा, अनटिल एंड अनलेस, ये क्या ये मानना ही होगा कि फाइनल है। अगर जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश निकाल दिया तो क्या वो फाइनल है, वो ऑर्डर वो फाइनल है, बट अनटिल एंड अनलेस, अनटिल एंड अनलेस changed by parliament, until and unless changed by parliament। मतलब कि अगर इन्होंने कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रखा तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फाइनल ही हैं जब तक कि उनके ऊपर कोई पार्लियामेंट अपना कोई भी विचार नहीं देती, तब तक के लिए वो फाइनल ही है। पॉइंट नंबर डालते हैं सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड है कॉन्ट्राडिक्शन इन द डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्ट्राडिक्शंस in the decisions of Supreme Court, in the decisions of Supreme Court, in the decisions of Supreme Court, contradiction in the decision of Supreme Court. In case there is apparently contradiction in two decisions, the decision of the larger bench, whether earlier or later, shall always prevail. However, where decisions are given by benches having equal number of judges, the decisions of recent cases shall be applicable. Means अगर जैसे कि मान लीजिए दो, कई बार क्या होता है, दो बेंच बैठती है ए और बी, ये मान लीजिए दो क्या है, बेंच है, टू बेंच, इसके अंदर से इसके अंदर है 6 जज, इसके अंदर है 6 जज और इसके अंदर है 7 जज। तो जो अगर कोई भी मैटर है तो जो 7 जज वाली जो टीम है वो जो देगी वही क्या होगा, मान्य होगा, हो चाहे यह पहले दे या बाद में दे, पहले दे या बाद में दे, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ज्यादा जज वाली जो बेंच है इसी का जो रिजल्ट है, जो इसने जो फैसला दिया है वही मान्य होगा। अगर इन केस यहाँ पे भी 6 जज हो चुके हैं सर और यहाँ पे भी 6 जज हो चुके हैं सर, तो इस केस में क्या होगा, सो however where decisions are given by benches having equal number of judges, the decision of the recent case shall be applicable। अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ जजेस हैं तो जो रिसेंट, जो पहले वाला जो डिसीजन था, जो रिसेंट डिसीजन था, जो दोनों ने दिया या किसी एक ने दिया, वही क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, वही क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। मींस जिस बेंच में ज्यादा जज, उसी का बेंच का मान्य, या वो पहले दे या बाद में दे, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ जज तो वही डिसीजन एप्लीकेबल होगा जो पहले दिया है। ओके, अब बात आती है नंबर थर्ड, जो लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का अपना, वो है डिसीजन। थर्ड नंबर डिसीजन, decision given by a high court or decision given by a high court, decision given by a high court or ITAT or ITAT, decision given by a high court or ITAT, decision given by a high court or ITAT are binding on all SSCs and income tax authorities which fall under their jurisdiction unless it is overruled by a higher authority। मतलब कि नॉट ओनली पार्लियामेंट, नॉट ओनली हाई कोर्ट, बट जो डिसीजंस होते हैं वो देते हैं आईटीएटी, और हाई कोर्ट जो डिसीजन देते हैं वो भी होते हैं एप्लीकेबल होते हैं until and unless, see my words, until and unless उनके ऊपर क्या आ जाए, कोई हायर अथॉरिटी है वो उसके ऊपर क्या दे दे, अपना क्लैरिफिकेशन दे दे, दोबारा उस चीज के ऊपर कोई फैसला सुना दे, तब तक तो यही जो
हाई कोर्ट और आईटीएटी जो रूल्स, जो उसने जिस चीज के ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है, जो अपना फैसला सुना है, वही फैसला एप्लीकेबल रहता है अनटिल एंड अनलेस कोई हायर अथॉरिटी उस चीज के ऊपर अपनी बात को रखे। सो कल जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर अपन देखेंगे प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, इनके जो सेक्शंस है उनको अपन देखेंगे। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के सेक्शंस को हम देखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए सो कमेंट सेक्शन इज फॉर यू एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, जो नाम है, जिस टेलीग्राम चैनल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में। हमारे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब। एंड आप सब्सक्राइब कर लेते हो लेकिन बेल नोटिफिकेशन आइकन नहीं दबाते हो तो प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकन। ओके, टिल दैट थैंक यू एंड एंजॉय। थैंक यू क्लास। ओके।